मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है और इसको फाइनेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। और हमारे असीम अरुण जी ये मुंबई पुलिस के बारे में बोलते हुए कह रहे थे कि फिल्मों से हमको पता चलता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कई सालों तक फिल्मों ने हमारी मुंबई पुलिस पर इतना अन्याय किया। हमारी मुंबई पुलिस मौका वारदात पर हमेशा टाइम पर पहुंचती है, लेकिन हिंदी फिल्मों की पुलिस ये हमेशा घटना घटने के बाद ही पहुंची है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो कोई सही डिपिक्शन नहीं रहा है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे मुंबई की पुलिस हो, इसने अपने हाई स्टैंडर्ड्स को हमेशा मेंटेन किया है और देश में एक ऐसे पुलिस फोर्स के रूप में काम किया है कि जिसकी ओर एक बहुत ही अच्छे नजरिए से देखा जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें हम और सुधार भी करना चाहते हैं और उस दृष्टि से इस प्रकार की जो संगोष्ठियां होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने जो थीम रखी है, री इमेजिनिंग द पुलिस फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही सही मौके पर और सही विषय पर हम लोग यहां पर डेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी आर्थिक महासत्ता, कोई भी इकोनॉमिक पावर ये लॉ एंड ऑर्डर के बिना खड़ी नहीं हो सकती, और अगर खड़ी होती है तो सस्टेनेबल नहीं हो सकती। हमने देखा है कि माफिया राज चलाकर भी कुछ सोसाइटीज में समृद्ध सोसाइटी तैयार हुई है, लेकिन वो सोसाइटी कभी सस्टेनेबल सोसाइटी नहीं रही, उसका डिक्लाइन भी उतना ही फास्ट हुआ है। और जहां तक हम लोग क्राइम एंड क्रिमिनल्स की बात करते हैं तो अनादिकाल से ये चीजें चलती आ रही है, इसका स्वरूप बदला है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को वेदों में भी क्राइम एंड क्रिमिनल्स की बातें पढ़ने को मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो एक पूरा क्राइम एंड क्रिमिनल्स इसके ऊपर एक हमको विचार देखने को मिलता है। तो सोसाइटी के हर फेज में हम लोगों ने क्राइम एंड क्रिमिनल्स और उसके साथ साथ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इसको देखा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग ये इस प्रकार की मानसिकता है, और उस मानसिकता को काबू में रखना ये राज्य की जिम्मेदारी है। उसके चलते हम लोग लॉ एनफोर्समेंट की व्यवस्था को खड़ी करते हैं। हमारे देश में जब संविधान बना तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था खड़ी की। हम लोग जानते हैं कि पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन पुलिस को लीड करने वाले ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स जिनको अपॉइंट केंद्र सरकार करता है, रिमूव करना है तो केंद्र सरकार रिमूव कर सकता है, लेकिन उनकी सारी सेवाओं का नियमन ये राज्य करते हैं, वो राज्य में होता है। तो एक चेक एंड बैलेंस की इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे संविधान ने की है
कि जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार लोग आरोप करते हैं कि पुलिस में इंटरफेरेंस बढ़ा है, कई बार दूसरी ओर से भी आरोप होता है कि पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। इन सारी चीजों से फोर्सेस को इंसुलेट करने के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी हुई है, और इसी के चलते मैं ये मानता हूं कि कई बार गिरावट आती है, लेकिन उस गिरावट को समाप्त करने की व्यवस्था भी हमारी ही व्यवस्था में से खड़ी होती है। इसीलिए यहां बैठे हुए कई ऑफिसर्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म किया। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म करने के लिए इनको कोई नया संविधान भी नहीं मिला और नए कानून भी नहीं मिले। जो अवेलेबल व्यवस्था थी उस व्यवस्था को समझकर उसी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म करके दिखाए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे पास व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है ऐसा नहीं है। उस व्यवस्था को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई बार टेक्नोलॉजी की बात होती है और हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ में एक सवाल भी हमारे देश में खड़ा होता है। जब कंप्यूटर आए तब भी सवाल खड़ा हुआ कि अब कंप्यूटर आ गए तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब रोजगार तो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा .com का बूम आया, बड़े पैमाने पर सिलिकॉन वैली ने प्रोग्रेस किया, भारतीयों ने उसमें भी एक अपना बड़ा स्वरूप दिखाया। आज हम उसी कगार पर खड़े हैं और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है और लोग कहते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना डिसरप्टिव इस प्रकार का कार्य चल रहा है तो इससे क्या होगा, कौन सी चीजें ऑब्सोलीट होगी। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी एक घोड़े की तरह है। एक घुड़सवार जब घोड़े के ऊपर ठीक से बैठकर उस घोड़े को सही दिशा में ले जाता है तो घोड़ा नहीं तय करता, घुड़सवार तय करता है। घोड़ा सिर्फ गति देता है, मंजिल तय करने का काम घुड़सवार करता है। और टेक्नोलॉजी भी ऐसी है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले किस दिशा में ले जाएंगे विदाउट फियर, न डरते हुए, निडरता के साथ, अगर तंत्रज्ञान को हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल में लाए तो मुझे लगता है कि हम लोग पुलिसिंग को नेक्स्ट स्टेज में ले जा सकते हैं। आज देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और 20 साल पहले जब यह कहा जाता था कि स्ट्रीट क्राइम कम होंगे, व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ेंगे, तो जुमला लगता था। लेकिन अब उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं और आज स्ट्रीट क्राइम करने वाले हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के लिए तैयार पुलिस फोर्स, ये मैं मानता हूं कि अपने आप में बहुत जरूरी है। हम लोगों ने 2023 में हमारे पुलिस फोर्स का एक नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये जब स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया तो हमारे ध्यान में आया कि इससे पहले का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कब बना था, तो वो बना था 1970 में। तो 53 इयर्स के बाद हम लोगों ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया। इन 53 इयर्स में पुलिस के कितने ऐसे काम हो गए जो ऑब्सोलीट हो गए, ऐसे कितने काम होंगे कि जो पहले महत्वपूर्ण नहीं थे अब महत्वपूर्ण हो गए, वो अहम हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एजिलिटी है, ये पुलिस फोर्स को हम लगातार कैसे देते रहे, और उस दृष्टि से हमारे पुलिस फोर्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम समय समय पर पूरा बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे अमेंड कर पाए, इसका भी विचार करने की मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत आवश्यकता है। और आज हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक नया साइबर सिक्योरिटी लैब तैयार किया।
और सबसे महत्व की बात यह है कि जो नवाचार हम लोग करते हैं उस नवाचार के लिए केवल कंसल्टेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे फोर्स में ही इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं कि ऑफिसर्स स्वयं इनिशिएटिव लेकर नई टेक्नोलॉजी को हमारे पुलिस फोर्स के उपयोग में ला सकते हैं। आज जो साइबर सिक्योरिटी लैब हमने तैयार किया, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि देश का सर्वाधिक प्रगतिशील इस प्रकार का तो साइबर सिक्योरिटी सेंटर हमारा तैयार हुआ ही, लेकिन आज मुझे खुशी है कि कम से कम 4 देश हमारे पास आए और उनमें से एक देश ने तो करीब करीब हमको ऑफर लेटर ही दे दिया कि इसी प्रकार का साइबर सिक्योरिटी सेंटर आप हमारे देश में आकर तैयार कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये करने की एक ताकत आज हमारे लोगों में आई है। हम लोगों ने वी वर द फर्स्ट टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन पुलिसिंग। हमने मार्वल ये संस्था तैयार की और उस संस्था के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हमने यूज करना शुरू किए और आज उसके कारण इतना डिसरप्टिव हम लोग काम कर पा रहे हैं कि जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि कई पेचीदा केसेस इसको हम लोग बहुत जल्दी और बहुत इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर पाए। तो ये सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि जो नई व्यवस्थाएं हैं, इन नई व्यवस्थाओं को हमारी पुलिसिंग के साथ इंटीग्रेट करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये होता है कि नई चीजों का एक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम लोग एक बर्नर फोन से स्मार्टफोन पर आए, मेरे जैसे व्यक्ति को भी लगता था कि ये स्मार्टफोन यूज करना थोड़ा कठिन है। मुझे वो बटन वाला बड़ा अच्छा लगता था और उसको ही मैं कुछ दिनों तक यूज करता था। लेकिन जिस दिन मैंने स्मार्टफोन यूज करना चालू किया तो पलट कर नहीं देखा, उसके बाद वही यूज करता हूं। अब उसमें जो सबसे अच्छा मॉडल है उसका ऑब्सेशन है मुझे कि सबसे अच्छा मॉडल मैं यूज कर पाऊं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो एक बदलने की मानसिकता कि नए को स्वीकारेंगे, और नए को स्वीकारेंगे इसका मतलब ये नहीं कि पुराना छोड़ देना है, क्योंकि पुराना जो होता है उसके कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं और वो शाश्वत मूल्य सदियों तक वही होते हैं, वो समाप्त नहीं होते। उन शाश्वत मूल्यों के साथ जब हम नवाचार स्वीकारते हैं तो एक इफेक्टिव इस प्रकार का प्रोग्रेशन हम करते हैं, उससे रीइमेजिनिंग होता है। आज देश में इतने वर्षों के बाद हमने तीनों कानून हमारे बदले, आईपीसी बदला, सीआरपीसी बदला, इंडियन एविडेंस एक्ट बदला। इसको बदलने के पीछे कारण क्या था? इसको बदलने के पीछे कारण यह था कि जिस समय हमारी पुलिस फोर्स का निर्माण हुआ और जिस समय इन कानूनों का निर्माण हुआ, उस समय के जो शासक थे उनकी मानसिकता यह थी कि हमको भारतीयों के ऊपर राज करना है। दे आर द सेकेंडरी सिटीजन्स, वी आर द रूलर्स। हम लोग राजा है और ये हमारे सब्जेक्ट्स है। और इसलिए कानून को इस प्रकार से तैयार किया था कि जिसके चलते जब राजा को ये लगेगा कि प्रजा को दबाना है, जब राजा को ये लगेगा कि डिसेंट समाप्त कर देना है, जब राजा को ये लगेगा कि मेरा राज्य चलाने के लिए मुझे कुछ लोगों को इस सिस्टम से बाहर करना है, तो ऐसे सारे प्रोविजंस के साथ रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए नहीं, ये कानून तैयार हुए थे। और जब हमने हमारे संविधान को स्वीकारा तो हमारे संविधान ने हमको डेमोक्रेसी दी और इस डेमोक्रेसी में हम पब्लिक सर्वेंट बने। इस डेमोक्रेसी में, इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी के एक चिन्ह के रूप में हम लोगों ने इस काम को स्वीकृत किया। तो ऐसे समय इन कानूनों को बदलना भी जरूरी था और उसके साथ साथ
जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो नए इंटरवेंशंस आए हैं, उसको भी कानूनी अमलीजामा पहनाना, उसको कानूनन वैलिड ठहराना, ये भी बहुत जरूरी था। और उसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि ये तीनों कानून बदले। और आज मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि भाई कानून बदलने का क्या फायदा है, तो मैंने कहा छोटा सा फायदा ये कहता हूं कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक दामिनी करके पिक्चर आई थी जिसमें वो सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। मैंने कहा अब इस कानून में कहा है कि डिफेंस 2 से ज्यादा तारीख ले नहीं सकता, तो सनी देओल का डायलॉग ऑब्सोल्यूट हो गया और सालों तक। और देखिए, जिसको हम ड्रेडेड क्रिमिनल कहते हैं वो क्यों बनता है? वो इसीलिए बनता है कि उसको पता है कि मैंने एक मर्डर किया, 6 महीने 1 साल 1.5 साल में अंदर रहा, उसके बाद मैंने बेल ली, उसके बाद मेरी केस चलने वाले 25 साल, उस बीच में कितने और मर्डर कर सकता हूं। ये अगर मानसिकता रही तो कानून का डर समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस समय पता है कि नहीं, एक निश्चित कालावधि में ये सारी चीजें चलने वाली है। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने जो बदलाव किए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली इतने सालों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये डिले के कारण जो हमारा ह्यूमन एविडेंस है वो कभी हॉस्टाइल हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है। लेकिन टेक्निकल फॉरेंसिक ये जो एविडेंस है ये हॉस्टाइल भी नहीं होता और ये कमजोर भी नहीं होता। तो इसलिए एक ये जो बदलाव, एक ऐसी सोसाइटी की ओर हम जा रहे हैं जिस सोसाइटी में लोगों के मन में एक डिटरेंट हो कि नहीं, अगर क्राइम किया है तो कहीं ना कहीं मुझे ये भुगतना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से लोगों को गुस्सा कब आता है? जब स्पेशली फाइनेंशियल क्राइम करने वाले लोग, उनकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उनके फाइनेंशियल क्राइम से जिसके पैसे चले गए वो भीख मांग रहा है। इस प्रकार की जब अवस्था होती है तो लोगों के मन में गुस्सा आता है। इसलिए फाइनेंशियल क्राइम्स और उस कैटेगरी में आने वाले जो कानून है, इसमें बहुत तेजी के साथ काम करना, बहुत तेजी के साथ जो पैसा है उसको हम कैसे वापस लें, वो लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमको करना पड़ेगा। और आज एक और बहुत बड़ी चीज जो हम सबके लिए चुनौती के रूप में खड़ी है वो है ड्रग्स, नार्कोटिक्स। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के सामने और देश की पुलिस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये नार्कोटिक्स है, क्योंकि हमारा देश आज अपनी सीमाओं पर भी मजबूत है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना लोहा मनवा दिया है, सिंदूर के समय दिखा दिया है कि हम लोग कितने ताकतवर हैं। तो हमारे ऊपर सीधा हमला नहीं हो सकता, ये बड़ा कठिन है। लेकिन ये छद्म हल्ला जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार का हमला हमारी पूरी व्यवस्था में हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करना, और जिस देश की युवा पीढ़ी ये इस प्रकार से नार्कोटिक्स के अधीन हो जाए, उस देश को समाप्त करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में हमने निर्णय किया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे फोर्सेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी किसी इस प्रकार के व्यवहार में पाया जाता है तो हम उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, हम उसको डिसमिस करेंगे, हम उसको फोर्सेस में नहीं रहने देंगे। क्योंकि देयर आर सम थिंग्स विच आर अनकॉम्प्रोमाइजेबल, जहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आज जब हम
एक नई सोसाइटी को रीइमेजिन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की भूमिका को रीइमेजिन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउ कैन वी बी मोर इफेक्टिव ऑन दिस फ्रंट। क्योंकि हम लोग, चूंकि आप सभी आला अफसर हैं, तो आप लोग भी ये जानते हैं कि इतनी नई नई चीजें, नए नए मार्केट प्लेसेस, अब इंस्टाग्राम या मार्केट प्लेस है जहां पर ड्रग्स की बिक्री हो रही है, तो नए नए मार्केट प्लेसेस भी तैयार हो रहे हैं। इसलिए इससे लड़ने का तरीका नया ढूंढना होगा, और इस नए तरीके से हम लोग किस प्रकार से इस मेनिस को समाप्त कर पाए, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था जैसे बदलती है, आज हम लोग देखते हैं कि एक समय में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारी थी, आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान बहुत अहम है। कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था ये सर्विस ओरिएंटेड हो गई है। आज अगर हम किसी भी राज्य की या देश की अर्थव्यवस्था को देखें तो 55% से 65% तक अर्थव्यवस्था ये सर्विस इकोनॉमी है, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो सर्विस इकोनॉमी में भी फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हम लोगों को हमारा रीओरिएंटेशन ये अर्थव्यवस्था की बदलती हुई इस परिभाषा को भी समझकर करना होगा, क्योंकि एग्रेरियर इकोनॉमी में जो चैलेंजेस है उससे बिल्कुल अलग चैलेंजेस ये सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी में है। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो चैलेंजेस है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मंत्री जी ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग क्यों नहीं आते थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था इसलिए नहीं आते थे। हम लोगों ने भी ये अनुभव किया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का हब है पूना, उसके आसपास बीच में यह परिस्थिति हो गई थी कि सभी पार्टियों के नेता, कोई एक पार्टी उसमें नहीं थी, सारी पार्टियों के नेता ये ब्लैकमेलर बन गए थे, और ये फलाना फैक्ट्री में काम मेरे ही लोगों को मिलेगा, सप्लाई मैं ही करूंगा, मेरे ही रेट में करूंगा। ऐसा होता है तो समाप्त हो जाता है, कोई इंडस्ट्री टिक नहीं सकती। हम लोग आज एक ग्लोबल ऐसे वर्ल्ड में है, देयर इज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में एवरी पेनी यू स्पेंड मैटर्स। लेकिन हम लोगों ने उस पर बहुत कड़ाई से, और मैंने तो ये भूमिका ली कि मेरे पार्टी का होगा तो पहले जेल में डाल दो, फिर दूसरी पार्टी का विचार करो। तो अगर हम लोग इतनी कड़ाई के साथ इससे नहीं निपटेंगे, और इसके लिए बहुत आवश्यकता है हमारे पुलिस फोर्स में प्रोफेशनलिज्म की। देखिए, कई बार हमारे जो रिटायर्ड डीजीपीज है या पुलिस के आला अफसर है, वो एक अपनी भूमिका रखते हैं, कई बार प्रेस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मैं उनके लेख भी पढ़ता हूं, और वो कई बार कहते हैं कि ये सारी चीजें जो बिगड़ रही है ये बहुत स्टेट का इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इसी सभागार में मेरे साथ काम किए हुए कम से कम 3-4 डीजीपीज हैं और कई अफसर हैं। पिछले 11 सालों में 8.5 साल होम विभाग मेरे पास है, और एक व्यक्ति बता दे कि हमने कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया है इन माय लास्ट 8 years, 8.5 years, नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, कई बार चेक बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि पुलिसिंग जो होती है वो स्टैटिक नहीं हो सकती। आपको कई बार इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ चीजें करनी पड़ती है, कई बार कुछ चीजें ट्विक करनी पड़ती है, कई बार लोगों के सेंटिमेंट को समझ के चीजें करनी पड़ती है, बट ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूं कि देयर इज नो इंटरफेरेंस। इसलिए मेरी अपेक्षा भी यही होती है कि प्रोफेशनली हम लोग एक प्रकार से अपना कंडक्ट हो, और असीम अरुण जी ने जो बात कही इंटेग्रिटी, इसकी चर्चा हर फोरम पे होना आवश्यक है। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पुलिस फोर्स के लिए, हमारे सोसाइटी के हर अंग के लिए इंटेग्रिटी
इसकी चर्चा होती रहनी चाहिए। अगर इंटीग्रिटी की चर्चा हम छोड़ देंगे और सब चीज चलती है, इस परिस्थिति को हम अपनाएंगे तो हम इस देश को कभी विकसित भारत में परिवर्तित नहीं कर सकते। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है इंटीग्रिटी जो कई चीजों को प्रिवेंट करती है, और इंटीग्रिटी का कम होना ये कई चीजों को फ्यूएल करता है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी चर्चा होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि वाइल वी आर री इमेजिनिंग द पुलिस फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस री इमेजिनेशन में इन सारे विषयों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और इतने अनुभवी सारे लोग इस सभागार में हैं कि यहां जो मंथन होगा उस मंथन में से अमृत ही निकलेगा। तो उस अमृत को ग्रहण करने के लिए सरकार के तौर पर हम भी तैयार हैं। आपका जो अमृत मंथन होगा उस अमृत मंथन को आप हम तक भी पहुंचाइए, तो हम जरूर उसको पिक करेंगे। उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उनको हमारे पुलिस फोर्स में और हमारी शासन पद्धति में हम लोग किस प्रकार से लाए, इसका प्रयास हम जरूर करेंगे। आपने इस बहुत ही अच्छे एनुअल डे को मुंबई में यहां पर करने का तय किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।